नमस्कार। चलिए विद्यार्थी जी, आज हम लोग देखते हैं हिंदी का एग्ज़ाम भी है और हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में। देखिए, मैं आपको प्रिंटेड क्वेश्चन बताऊंगा। प्रिंटेड कहने का मतलब पीक्यू क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड में छप गया है, आपको जाते ही लिखना है। अब ये फर्स्ट सिटिंग में छपा कि सेकेंड सिटिंग में, ये दोनों मिलाकर आपको देखना होगा। लेकिन मैं जो टिक मार रहा हूँ वो काफ़ी है आपके लिए। आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर में लिखा हुआ है सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब क्या थे? एक अमीर आदमी थे। अभी हाल ही में उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। वे किसी को गाड़ी के पास भटकने नहीं देते थे। कहीं पर एक ढाबा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर पर शामत आ जाती थी। यहाँ पे फुल स्टॉप दे देंगे आप ऐसे, ठीक है। देखिए, लेकिन खोखा उनके बुढ़ापों की आंख का तारा था। कौन? खोखा था उनके बुढ़ापों की आंख का तारा। इसलिए मिसेस सेन ने उन्हें काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम के जैसा अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह हर घर के नियमों में अपवाद था। कौन? खोखा। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2 के ही अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 2 का ही क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो उत्तर है मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार समान लिंग भेद एवं समान पेशा की उजागर किया है। यहाँ पे फुल स्टॉप देंगे। मदन के पिता गिरधर सेन साहब की फैक्ट्री का किरानी है, ठीक है। दूसरी तरफ सोफर सेन साहब के कार का ड्राइवर है। एक दूसरे के बीच समान पेशा होने के कारण अंतर अंतर द्वंद्व चल रहा है। यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे। जिस पर ड्राइवर को कार छूते ही मदन को मारने के लिए दौड़ता है। ये आपका क्वेश्चन पीक्यू क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 2 के ही क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक्सरसाइज 2 के ही क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। देखिए, टू के क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े के कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। तो कासू और मदन के बीच झगड़े के कारण अमीरी और गरीबी के बीच की लड़ाई थी। महल और झोपड़ी वालों के बीच की लड़ाई थी। बंगले और पीले और गली के कुत्तों की लड़ाई थी, ठीक है। एक दिन जब मदन लट्टू नचा रहा था तो उसे देखकर खोखा की तबीयत मचल गई। जैसे हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। जैसे ही मदन लट्टू नचा रहा था तो उसके भी मन मचल गया कि हमको भी लट्टू खेलना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके
बिहार बोर्ड में पूछेंगे। इसको हम PQ मारते हैं। PQ कहने का मतलब प्रिंटेड क्वेश्चन। ये आपके बोर्ड में छप गया है, आपको जाते ही लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो एक्सरसाइज 2 का है। देखते हैं, 20 के दांत कहानी का सारांश लिखे। उत्तर है, 20 के दांत कहानी का शीर्षक लेखक ने इसलिए रखा है कि मालिक और नौकर के बीच इस तरह का संबंध को उजागर करने के लिए कहानी का शीर्षक 20 का दांत रखा गया है। उसके बाद इस कहानी के नायक सेन साहब हैं तथा मुख्य पात्र मदन, गिरधर, कासू और शोफर नाम का ड्राइवर है। इस कहानी में मध्यम वर्ग के अनेक तरह के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। मध्यम वर्ग के भीतर ही सेन साहब की अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के अंदर अनेक प्रकार की कुसंस्कार छुपाए हुए हैं। गिरधर जैसे नौकरी पेशा वाले बहादुरी और साहस का साथ संघर्षरत है। ये भी आपके क्वेश्चन बिहार में बोर्ड में पूछे जाएंगे। इसको भी हम PQ बोलेंगे। ठीक है, ये भी आपका PQ क्वेश्चन है इस चैप्टर के। अब इसमें कुछ मुहावरे हैं। मुहावरे 20 के दांत, इसका मतलब होता है दुष्ट के साथ दुष्ट जैसा व्यवहार करना, आँख का तारा बहुत प्यारा होना, 9 2 11 होना, भाग जाना, 3 13 होना, तितर बितर हो जाना यानी बिखर जाना। देखिए, ये आपके बुक का ही है जो मुहावरा है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3 पे, भाषा की बात। इसमें देखिएगा, सबसे पहले आपको विशेषण के बारे में बताया गया है, जो कि आपके बुक का ही व्याकरण है। विशेषण कहता है वैसे विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए। देखिए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उसके बाद विशेष, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या बोलते हैं? विशेष कहते हैं। ये आपकी बुक के ग्रामर के क्वेश्चन हैं। देखिए, कह रहा है अग्रजा की तरह जा प्रत्यय जोड़कर 3 3 शब्द बनाएं। ये आपके बुक का व्याकरण का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। देखिएगा, जा शब्द जोड़ना है तो आपको पता है प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। जा यानी बाद में लगेगा किसी भी। अग्र, अग्र प्लस जा क्या हो जाएगा? अग्रजा। उसके बाद अनु प्लस जा क्या हो जाएगा? अनुजा।
प्रत्यय प्लस जा क्या हो जाएगा, प्रत्यय जा, यानी आ शब्द जोड़ के आपको बनाना था प्रत्यय जा शब्द जोड़ के, जो कि आपका हो गया। अब हम देखते हैं 3 में निम्नलिखित उपसर्गों से तीन तीन शब्द बनाना है। जैसे उपसर्ग, आप जानते हैं कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है। जैसे प्र उपसर्ग है, यहाँ पे देखेंगे आप प्र उपसर्ग है और इससे तीन तीन शब्द बनाना है। तो प्र से क्या हो जाएगा, प्रकाश, प्रचार और प्रमाण हो जाएगा। निह से क्या हो जाएगा, निस्संदेह, निश्चित और निर्दोष हो जाएगा। अनु से क्या होगा, अनुराग, अनुभव और अनुशासन हो जाएगा। अभि से क्या होगा, अभिमान, अभिलाषा और अभिनय हो जाएगा। वि से क्या होगा, विज्ञान, विदेश और क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा। तो देखिए, ये आपके बुक के जो ग्रामर के जो क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट अपना मायने रखते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए इसे छोड़ना नहीं है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वास्तविक में इक प्रत्यय है। इस इक प्रत्यय से 5 शब्द बनाना है। जैसे आपको इक लगाना है किसी भी शब्द में। जैसे मैंने वास्तविक एक शब्द लिया और इसमें इक लगाना है, यानी वास्तव प्लस इक। विज्ञान शब्द लिया, इसमें इक लगाना है, वैज्ञानिक। दर्शन प्लस एक, दार्शनिक। समाज प्लस एक, सामाजिक। सैन्य प्लस एक, सैनिक। और प्रशासन प्लस एक क्या हो जाएगा, प्रशासनिक हो जाएगा। अब हम आएंगे एक्सरसाइज 3, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे में क्वेश्चन फर्स्ट है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो देखिए, इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहे समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहां धरती पर स्वर्ग के दर्शन होते हैं। मानव जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान सर्वप्रथम भारत ने ही किया है। अतः मानव मस्तिष्क की सर्वप्रथम साक्षात्कार करने वाला देश भारत है। इसलिए मैं इसको पीक्यू क्वेश्चन डालता हूँ। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे, ठीक है, पीक्यू क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोर्ड में ना रहे ऐसा हो नहीं सकता। ये मेरा पीक्यू क्वेश्चन है। पीक्यू क्वेश्चन का मतलब प्रिंटेड क्वेश्चन, ये बोर्ड में पूछेगा।
लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? यहाँ पे कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांवों में हो सकती है। यहाँ पे कॉमा देंगे आप, क्योंकि गांवों में ही भारत की आत्मा निवास करती है। यहाँ पे भी तथा जीवन के सर्वांगीण विकास का स्रोत भारत का गांव ही है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो भारत के गांवों में हो सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बट मैं पीक्यू नहीं मारूंगा। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। वारेन हेस्टिंग्स, और जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो लंबा में ही पूछेगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में ही। वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल था, तब उसे 172 दारिक नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। इससे उन सिक्कों को अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी, किसको? मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक को उपहार स्वरूप भिजवा दिया। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि कंपनी के निर्देशन ने उन सिक्कों का महत्व नहीं समझकर सभी स्वर्ण मुद्राओं क्या किया? गला दिया। ये शानदार क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? ये भी पीक्यू क्वेश्चन है, ये पूछेगा तो पूछेगा। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो धर्म की दृष्टि से यहाँ पे की होगा, धर्म की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है, कोमा देंगे, क्योंकि यह ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है तथा पारसियों के जरदुश्त धर्म की शरण स्थली है। भारत प्राचीन काल से ही धर्म विकास का केंद्र रहा है। भगवान बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था, इसलिए भारत बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है। एक क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी हमारे पीक्यू क्वेश्चन में शामिल है। भारत किस तरह अतीत और सुंदर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत अपने आप के सब जगह प्राचीन और सुंदर भविष्य के बीच खड़ा है। जैसे लोकप्रिय शिक्षा या उच्च शिक्षा, कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधित कानून, सीखने और सिखाने योग्य बात क्यों न हो, भारत एक ऐसी प्रयोगशाला है जैसे प्रयोगशाला विश्व में कहीं नहीं मिल सकती। ये भी हमारे पीक्यू क्वेश्चन में शामिल है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे।
ये भी हमारे क्वेश्चन नंबर 10 PQ क्वेश्चन में शामिल है। ये भी प्रिंटेड क्वेश्चन है। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? लेखक वास्तविक इतिहास भारत को ही मानता है। यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और उनकी जातियों के क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और वदनीय है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। आप हमारे YouTube चैनल दी स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा पाएँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम आते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 4 से है और इससे आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये मेरे PQ क्वेश्चन में शामिल है। PQ क्वेश्चन में कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? तो देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न चक्कर में डाल देने वाला प्रश्न है। यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी पुत्री के द्वारा पूछे जाने पर उपस्थित हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे PQ क्वेश्चन में शामिल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये मेरे भी PQ क्वेश्चन में शामिल है। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को लाखों वर्ष पहले के जीवन की याद दिलाती है जब मनुष्य जंगली था। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हजारी प्रसाद द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ की विद्या क्या है? तो पूछेगा निबंध। ठीक है ना, MCQ क्वेश्चन में पूछेगा। ये कौन सी में? MCQ क्वेश्चन में। ठीक है। अब हम आते हैं, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मेरे PQ क्वेश्चन में शामिल है। कह रहा है मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? तो देखिए, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? तो यह मनुष्य यानी नाखून मनुष्य की पाशवी वृत्ति की प्रतीक है। मनुष्य बार बार नाखून को काटकर अपने अंदर की पशुता को मिटाना चाहता है। मनुष्य चाहता है कि उसके पास वर योग का कोई अवशेष न रह जाए। उद्देश्य से मनुष्य बार बार नाखूनों को काटता है। यह क्वेश्चन
हमारे पीक्यू क्वेश्चन में शामिल है। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। लेखक आज के शिक्षित समाज को देखकर चिंतित है, क्योंकि शिक्षित समाज को महत्वाकांक्षाएं दिन प्रतिदिन पशुता की ओर बढ़ रही है। हर परिवार को दूसरे परिवार से भय व्याप्त है, हर राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से भय व्याप्त है। अतः अपनी रक्षा के लिए बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे विनाशकारी यंत्रों का आविष्कार कर रहा है, जो पशुता की ओर बढ़ रहा है। अतः मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है, अर्थात मनुष्यता घट रही है। यह क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5 पे, नागरी लिपि। ये नागरी लिपि एक्सरसाइज 5 के हैं। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले। उसके बाद नागरी लिपि पाठ की विद्या क्या है, तो निबंध है। ये भी आपके क्वेश्चन पूछेंगे। ये आपके क्वेश्चन एमसीक्यू पूछेंगे, यानी 1 नंबरिया में पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये मेरे पीक्यू क्वेश्चन में शामिल है। 4 कह रहा है कि नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। नागरी लिपि का प्रचलन पूरे देश में हुआ था, इसलिए सर्वदेशिक लिपि होने के कारण इसे नंदी नागरी लिपि कहते हैं। लेखक ने इसका उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। कोंकण के शिलाहर, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि नंदी नागरी ही थी। ये क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, इस लेखा के संबंध में क्या बताता है। देखिए, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, तो नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नगर ब्राह्मणी ने सबसे पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा है। दूसरे मत के अनुसार सिर्फ नगर, यहाँ पे थोड़ा हाँ आगे बढ़ते हैं, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। लेखक इसे संकुचित मत मानता है। देखिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ पे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक,
किसका, टेलीग्राम का, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8873916330 पे मैसेज करके आप PDF ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। गुर्जर प्रतिहार कौन थे, ये हमारे PQ क्वेश्चन में शामिल हैं। गुर्जर प्रतिहार कौन थे, ये हमारे PQ क्वेश्चन में शामिल हैं। PQ यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत में आए थे। ईसा के 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी चैप्टर में समास पढ़ना है। समास किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं। तो कह रहे हैं पदों को संक्षेप करना समास कहलाता है, अथवा दो या दो से अधिक पद अपने विभक्त चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाना समास कहलाता है। जैसे पीला वस्त्र जो पहनता है उसे क्या, पीला वस्त्र कौन पहनते हैं, भगवान विष्णु, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीताम्बर बोलते हैं। समास के मुख्यतः भेद हैं। तो समास के भेद हैं, देखिए समास के भेद यहाँ पे बताए गए हैं। अव्ययी भाव समास, कहने का मतलब पूर्व पर प्रधानो अव्ययी भाव, जिसका पहले वाला पद प्रधान हो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष समास, जिसका उत्तर पद प्रधान हो। कर्मधारय समय, उपमा उपमेय प्रधानो कर्मधारय, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा हो उसे हम क्या बोलते हैं, कर्मधारय। बहुब्रीहि समास, जो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे, अन्य पद प्रधान हो बहुब्रीहि। द्वंद्व समास, उभय पद दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसके बाद द्विगु समास, संख्या पूर्वे द्विगु, यानी जिसके पहले संख्या हो उसे द्विगु समास कहते हैं। नच समास, नकारार्थक पद नचः, नचः समास यानी जिसका नकारार्थक पद हो। ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6 पे। देखिए पाठ बहादुर, बहादुर पाठ का लेखक कौन है, तो अमरकांत। अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लेखक, लेखक को क्यों लगता है जैसे उसके ऊपर भारी दायित्व आ गया है। कितना तारीफ किया जाए इस क्वेश्चन का, बहुत शानदार है, PQ क्वेश्चन है। कह रहा है कि नौकर रहते ही लेखक पर भारी दायित्व आ गया, क्योंकि उसे वेतन भी देना होगा तथा उसके भरण पोषण का ध्यान भी रखना होगा। इसलिए लेखक को लगता है कि जैसे उस पर भारी दायित्व आ गया है। अब कह रहा है लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये आपके PQ क्वेश्चन है, ये आपके PQ क्वेश्चन है। लेखक को नौकर रखना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि उनके भाई तथा रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे, यानी अच्छे पद पर थे, यहाँ कॉमा दे सकते हैं, और उन सभी के यहाँ नौकर थे, यहाँ भी। लेकिन जब बहन की शादी
में घर गया तो वहाँ नौकरों को सुख देखकर वह भी नौकर रखने का निश्चय करता था। लेखक की पत्नी निर्मला भी उसकी नौकर रखने के लिए मजबूरी करती। इन्हीं कारणों से लेखक को नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। मच्छर काट रहा है, जला लो सलाइया बाकी ना। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। कह रहा है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये भी आपके PQ क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड में आएंगे। बहादुर अपने माता पिता का एकलौता पुत्र था। यहाँ कोमा उसके पास एक भैंस थी। यहाँ भी उस भैंस से उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। एक दिन बहादुर ने भैंस की बहुत पिटाई की। भैंस मार खाकर खेत में काम कर रही उसकी माँ के पास पहुँच गई। देखिए, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। चूंकि वह अपनी माता का क्या था, इकलौता पुत्र था। उसके पास एक भैंस थी। भैंस भी माँ से बहुत प्यार करती थी। भैंस से उसकी माँ जो थी बहुत प्यार करती थी। भैंस से उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। एक दिन भैंस की पिटाई हो गई। भैंस मार खाकर खेत में काम कर रही उसकी माँ के पास पहुंच गई। उसकी माँ समझ गई कि लड़के ने भैंस की पिटाई की है, जिससे माँ क्रोधित होकर उसकी दुगुनी पिटाई कर दी। जिससे दुखी होकर बहादुर घी की हाड़ी से 2 रुपया लेकर भाग गया था। जला दिया। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। ये PQ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन शायद बोर्ड में पूछ दे। बहादुर के चले जाने पर लेखक एवं उसके परिवार के लोगों का पछतावा इसलिए होता है क्योंकि वह लेखक के घर से कुछ लेकर जाता तो अफसोस नहीं होता। लेकिन वह कुछ लेकर नहीं जाता, बल्कि वह जब तक था तब तक सबको कुछ दिया। सबके दिन मज़े से कटते थे। लेकिन उसके जाते ही निर्मला की आंखों पर आंचल रख कर रोने लगी। वह चिल्लाना चाहती, परंतु भीतर ही भीतर कलेजा यहाँ पे होगा, भीतर ही भीतर कलेजा बैठ रहा था। किशोर कहने लगा, अम्मा, यदि बहादुर आता तो मैं उसकी पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेता। वह कितना आराम दे गया जो दिल से नहीं बिसरता। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7 पे। सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके पास 2022 में एग्ज़ाम में पूछने वाले हिंदी में क्वेश्चन आपको मिल सके। और आपके आने वाले जो भी भाई बहन हो उसको मैं नए सिरे से 5 मार्च से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूंगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग होंगे और वो ऑनलाइन क्लास ही चलेंगे।
ठीक है। अब हम आते हैं परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं, जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल अधिक स्थायी कैसे होते हैं? तो देखिए, आजकल व्यक्ति पूजा के काफ़ी निंदा की जाती है। जो लोग व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं, वे सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार करते हैं। इसलिए राजनीतिक यह दावा नहीं कर सकती कि राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा साहित्य का मूल अधिक स्थायी होता है। कह रहा है भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। ये भी आपके पीक्यू क्वेश्चन है। कह रहा है भारत की बहुजातीय एक जाति द्वारा दूसरे जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई। यह संस्कृति और साहित्य की देन है। और इस और इस संस्कृति के निर्माण में देश की कवियों की सबसे ऊंचा स्थान है। जैसे देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दे तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। अब हम एक्सरसाइज 8 के जीत जीत मैं निरखत हूँ, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था तथा उनके पिता रामपुर के नवाब के यहाँ 22 वर्ष नौकरी किए। इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किससे मानते? ये पीक्यू क्वेश्चन है, ये पूछेगा कल एग्जाम में। पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज अपनी अम्मा को मानते थे। जब वह नाचते थे तब उन अपनी अम्मा से पूछा करते थे कि मेरे नाच में कोई गलती तो नहीं हो रही, मतलब यह बाबूजी वाला ढंग है ना? तब उसकी माँ कहती बाबूजी की तरफ प्रदर्शन हो रहा है। इसलिए वह अपने माँ को अपना जज मानते थे।
अब हम आते हैं एक्सरसाइज 9 पे। आओनियो। आओनियो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? तो आओनियो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। यह दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे अवस्थित है। आगे हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कम पॉप काटना कम। अब क्वेश्चन नंबर है आवनियों के प्रति लेखक। क्वेश्चन नंबर 6। आवनियों अब क्वेश्चन नंबर 6 ये भी क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन है आवनियों के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं? तो आवनियों के प्रति लेखक का कहना है यह बेहद शांत और निक स्थान है जहां एक आधुनिक संगीत व्यवस्था भी है, जहां रंगकर्मी, संगीतकार, अभिनेता और नाटककार आदि वहां आते हैं, जहां लेखक पाल एलुलाल से मिलकर संयुक्त कविताएं आवनियों में एक साथ रहकर लिखी थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आप में पूछेगा मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता के द्वारा अशोक वाजपेयी ने पत्थर की तरह मनुष्य के सभी परिस्थितियों में दृढ़ निश्चय होकर पत्थर की तरह स्थिर रहना चाहिए, परंतु मनुष्य का जीवन चंचल और गतिमान दिखता है। यही समानता और विषमता है। आगे नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? ये भी क्वेश्चन पूछेगा। प्रिंटेड क्वेश्चन छप गया है। आवनियों के पास रोन नदी है जिसके किनारे लेखक बहुत देर तक बैठते हैं तथा जल प्रवाह को एकटक देखते रहते हैं। कई प्रकार लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? तो नदी के तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है जिसने कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और आपके लिए भी। बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछेंगे, ये भी पीक्यू क्वेश्चन है। नदी के तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है नहीं? तो देखिए ये जो टाइपिंग किए हैं हमारे बैच के बहुत अच्छे स्टूडेंट शिवम मिश्रा जी हैं जिन्होंने टाइप किए। ठीक है, और बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, अब इनका देखना है कि कितना अच्छा मार्क्स आता है। ये तो बच्चे के मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है, बच्चे जैसा मेहनत करते हैं वैसा मार्क्स लाते हैं। फोप कम काटना पूरी साफ बुझाता कि साफ फोप मार रहल बाड़े तो।
अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी पीक्यू क्वेश्चन है। नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? नदी और कविता में लेखक एक दूसरे के बीच समानता को दिखाते हुए लिखा है कि नदी के समान ही कविता मनुष्य के जीवन के साथ रही है। मनुष्य के जीवन के साथ ही रही है क्या? कविता न जाने कहाँ कहाँ मिलते और कहाँ गायब हो जाते हैं, वैसे ही कविता में कहाँ कहाँ से शब्द सीमाएं जीवन छपिया बिन मलाए आकार मिलती है और तदाकार होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक आवनियों को साथ लेकर कहाँ गया था और वहाँ कितने दिनों तक रहा? लेखक आवनियों के जाते समय हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें तथा संगीत के कुछ टेप्स अपने साथ लेके गए थे। वहाँ लेखक 19 दिन तक रहा और इतने दिनों में उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य की रचनाएं की। आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछेगा कि लेखक क्या क्या लेकर गए, तो आप क्या बोलेंगे? हिंदी के टाइपराइटर, 4 पुस्तकें और संगीत के कुछ टेप्स। ठीक है। आइए एक्सरसाइज 10 जो आपके बुक के सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, इससे सबसे ज़्यादा मार्क्स पूछे जाएंगे। एक नंबरिया में बहुत ज़्यादा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है ना। काशू मदन वाला चैप्टर और ये चैप्टर बहुत लाजवाब। झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए क्योंकि इस गली से घर नज़दीक पड़ता था। बाजार का दिन होने के कारण दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी। आपको पता चल गया है इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बाजार के दिन भीड़ भिड़ा के रहती है, इसी की वजह से बच्चे क्या किए, गली में ही घुस गए। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ को लेकर बच्चे की अभिलाषा क्या थी? कितना तारीफ किया जाए इस क्वेश्चन का, पूछेगा। पीक्यू क्वेश्चन है। मछलियाँ को लेकर बच्चे की अभिलाषा थी कि उनमें एक मछली पिता से मांग लेंगे, फिर उसे कुआं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। जब मन होगा बाल्टी से निकालकर खेलेंगे, बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। यही बच्चे की अभिलाषा थी कि पापा से मछली लेंगे और फिर उसे कुआं में डाल देंगे, फिर खेलेंगे, फिर कुआं में डाल देंगे। अब मछली को छूते हुए संतो क्यों हिचक रहा था? बहुत शानदार क्वेश्चन है, पीक्यू क्वेश्चन है। मछलिया को संतु लिए हुए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट लेगी। संतु ने डरते डरते एक मछली को उंगली से छुआ, फिर डरकर अपने हाथ खींच लिया। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10 के। देखिएगा, कह रहे हैं संतु क्यों उदास हो गया? संतु माँ को मछली के लिए मसाला पीसते देखकर संतु का दिल बैठ गया। अब संतु को लगने लगा था कि लग रहा है कि अब मछलियाँ जो हम कुआं में डालने का विचार कर रहे थे उसको माँ काटने वाली है, क्योंकि चह चह मछली के लिए मसाला होगा। भैया ने कहा मछली अभी कट जाएगी। यह देखकर संतु का मन उदास हो गया।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मेरे पीक्यू क्वेश्चन में शामिल है। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी कमरे में लेटी थी, वह अपनी पहनी हुई साड़ी को सिर तक ओढ़े करवट लिए सिसक सिसक के रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में पूछेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी, स्पष्ट करे। ये भी बहुत शानदार, ये भी क्वेश्चन मेरे पीक्यू क्वेश्चन में शामिल है, यानी प्रिंटेड क्वेश्चन, छपा हुआ क्वेश्चन। मछली और दीदी के जीवन में समानता को दिखाते हुए लेखक ने समाज के पुरुष वर्गों को निरीह और निर्दय प्राणी कहकर संबोधित करना चाहता है। मछली की तरह नारी का जीवन होता है। मछली की तरह पानी के अभाव में अंगोछा में लिपटी मछली लहरा रही थी। तब दीदी ने अपने कमरे में करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। देखिए, जैसे ही उसकी माँ काटने चली थी ना, तो मछली तो तड़पती है ना कटते समय। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। अतः दीदी का सिहरना और मछली का लहराना दोनों में समानता दिखलाई पड़ी। दीदी की चरित्र, यानी दीदी का चरित्र चित्रण करें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पीक्यू क्वेश्चन में शामिल है। तो मछली शीर्षक पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल के स्नेहिल पुत्र दीदी हैं। संतु उसका भाई है। भग्गू उसके घर का नौकर है। दीदी का स्नेह अपने भाई एवं परिवार के लोगों के प्रति बहुत ही सुंदर है। संतु जब मछली पालने के लिए सोच रहा था, यह देखकर दीदी भी बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मछली पालने के लिए संतु के मन में बहुत ही उत्साह था। वह वर्ष में भीगकर कहीं मछली मर ना जाना जाए, इसका ख्याल था। दीदी ने जब संतु को गीले कपड़े में देखा, क्योंकि मछली को संतु ना बारिश में भीगते हुए लेकर आया था, तो दूसरा कपड़ा सूखा पहनाकर टुवल से बालों को पोंछकर तेल लगाकर उसके बालों को संवारा। उपयुक्त कथन के आधार पर दीदी का स्वभाव एवं व्यवहार सुंदर प्रतीत होता है। अब आइए पाठ 11, नौबत खाने में इबादत। लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्रा। नौबत खाने में इबादत पाठ के रचनाकार कौन है? यतीन्द्र मिश्रा। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। यतीन्द्र मिश्र कहाँ से, किस विषय में? तो किस विषय में? लखनऊ विश्वविद्यालय। हिंदी साहित्य में लेखक और कवि कौन है? यतीन्द्र मिश्रा। यतीन्द्र मिश्र कौन कौन से यदा कदा, अयोध्या, ड्योरी पर आलाप, ये सब उनके लिखे हुए चैप्टर हैं। यतीन्द्र मिश्र ने किस शास्त्रीय गायिका के नाम पर पुस्तक लिखी? तो शास्त्रीय गायिका गिरजा के नाम पर अपनी पुस्तक लिखी थी। किसने? यतीन्द्र मिश्र ने। देवप्रिया
किसकी रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र की। भारतनाट्यम और ओडीसीसी की प्रख्यात नृत्यंगना कौन थी? सोनाल मांझी। यतीन्द्र मिश्र ने हाथी का संपादन कब किया? 2001 ईस्वी में। बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन कौन कर रहा? यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र किस काल के कवि है? ये पीक्यू क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही आएगा। रीतिकाल की। बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब हुआ? 1999 में। यतीन्द्र मिश्र किस हिंदी के प्रसिद्ध कवि के कविता का संपादन कर रहे हैं? कुंवर सिंह। रीतिराज सम्मान में किसे सम्मानित किया गया? यतीन्द्र मिश्र को। यतीन्द्र मिश्र को कौन कौन पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं? तो इनको देखिए, भारत आभूषण, अग्रवाल पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद, जुआ पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार आदि। इसको आगे बढ़ाते हैं। यतीन्द्र मिश्र को दिल्ली सरकार से क्या मिला? तो फेलोशिप पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 17, नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शहनाई वादक भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 18, बिस्मिल्लाह खां के मंगलवाहिनी प्रतिदिन किस मंदिर के आगे निकलती थी और कब? काशी में पंचगंगा घाट के निकट बालाजी मंदिर के आगे 1916 से 1922 तक मंगलवाहिनी निकलती थी। बिस्मिल्लाह खां के कितने पुत्र थे और उनकी उम्र क्या थी? तो 2 पुत्र, एक था अमरुद्दीन 6 बरस का और एक था शमसुद्दीन 9 साल का। देख लीजिएगा नाम दोनों का अमरुद्दीन और एक का शमसुद्दीन था, क्योंकि एक नंबरिया में पूछेगा। राग की चिड़िया किसे कहा जाता है और उन्हें सिखाया करते थे कौन? भीम पलासी और मुल्तानी को राग की चिड़िया कहा जाता है और उनके मामू जान सिखाते थे। अमरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा कितने थे? उनका नाम क्या था? 2 मामा थे, एक था सादिक हुसैन और एक था अली बख्श। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? कितने वर्ष बाद अपने नाना नानी के घर काशी में रहते थे? अमरुद्दीन के बिहार के कुमराव में 5 से 6 बरस के बाद नाना के घर पर काशी में रहने लगे। क्वेश्चन नंबर 23, संगीत के लिए शहनाई किस चीज़ की बनी होती थी? एक प्रकार की घास नरकट की बनी होती है जिसे रीड कहा जाता था। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? सलाउर हुसैन था। पैगंबर बख्श खां कौन थे? अमरुद्दीन के छोटे दादा। बिस्मिल्लाह किस उम्र से बालाजी मंदिर में मंगलवाहिनी गाते थे? 14 वर्ष की उम्र में। रसूलन बाई और बतूलन बाई कौन थी? दोनों संगीत गायिका थी। बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति लगाव किसके माध्यम से हुआ? रसूलन बाई एवं बतूलन बाई के माध्यम से। 29, वैदिक इतिहास में शहनाई को क्या कहा जाता है? सुशिर वाद्य। 30, संगीत का बादशाह किसे कहा जाता है? यह किस देश से आरंभ हुआ? शहनाई को अरब देश से आरंभ हुआ। कवि तानसेन कौन कौन वाह बजाते थे और कब? 16वीं सदी में कवि तानसेन शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मुरछंग बजाया करते थे। एक वृक्ष की हत्या कविता की प्रसंगता पर विचार करते हुए टिप्पणी लिखे। ये बहुत शानदार है कि एक वृक्ष की कविता हमारी पाठ्य पुस्तक कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित है। इस कविता में कवि ने बदलते हुए परिवेश में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस तरह प्रकृति का दोहन हो रहा है उस पर प्रकाश डाला है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया प्रकृति का स्वतः शिकार हो जाएगी। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ती हुई जनसंख्या, भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, असमय ऋतु परिवर्तन,
ये सब इसके सूचक है। कवि इस समस्या से चिंतित है, इसीलिए उन्हें लगता है कि दुनिया जल्द ही समाप्त हो जाएगी। वृक्षों को काटना अपने आप को मृत्यु के मुख में झोंकना है। अतः कवि कहना चाहता है कि यदि समय रहते इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जीव जगत स्वतः समाप्त हो जाएगा। सब किसी का हमारे द स्टडी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और इसको सबसे पहले टाइप किए मिस्टर शिवम मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ शिवम मिश्रा। आप सब मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड को सर्च करें यूट्यूब पे और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हिंदी और संस्कृत 200 मार्क्स के एग्ज़ाम अभी बाकी हैं और आपको दोनों में 190 प्लस आएंगे।